हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुमारोज फिजिशियंस। हमारा आज का टॉपिक सेल स्ट्रक्चर है और हमारा मेन फोकस सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो क्लिनिकल कोरिलेशंस हैं जो कि एक्चुअल एग्जाम में आने हैं। हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पे बात करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो सबको पता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड साइट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, जो पर्पल कलर्ड स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर्स है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ की सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते। रफ की सरफेस पर राइबोसोम्स की वजह से उसकी अपीयरेंस ग्रैनुलर या रफ होती है, जिसकी वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये वो पोर्शन है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स की वजह से। क्योंकि अब हम राइबोसोम्स की बात कर ही रहे हैं तो हम राइबोसोम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। राइबोसोम्स की दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स और फ्री राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो ऐसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना है जिन्होंने सेल से बाहर जाकर फंक्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन हार्मोन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनका स्पेसिफिक फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना। ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है। अब हम फ्री राइबोसोम्स की बात करें तो ये ऐसे राइबोसोम्स हैं जो फ्रीली साइटोसोल में पाए जाते हैं। इनका काम ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना है जो कि सेल खुद यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म में या उसकी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स यूज होती हैं वो फ्री राइबोसोम से प्रोड्यूस होती हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स का और फ्री राइबोसोम्स का। जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम प्रोड्यूस करेगा वो अपना फंक्शन सेल से बाहर जाकर करेंगी, और जो प्रोटीन्स फ्री राइबोसोम प्रोड्यूस करेगा वो सेल खुद यूज करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में। इधर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज में भी पाई जाती हैं। इधर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निसल बॉडीज कहते हैं। निसल बॉडीज का मेन फंक्शन न्यूरोट्रांसमिशन की सिंथेसिस है। और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर उस सेल में काफ़ी अबंडेंस में पाया जाएगा जिसका काम प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन्स में, गॉबलेट सेल्स में भी ये काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं क्योंकि इनका काम म्यूकस प्रोड्यूस करना होता है। और म्यूकस में भी 95% वाटर के अलावा 5% ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा सेल्स में भी पाए जाते हैं जिनका काम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में भी पाए जाते हैं जिनका काम इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। और आपको पता है इंसुलिन इज आल्सो प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टीरॉयड सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है ड्रग्स और टॉक्सिन्स की। इधर हम टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मायोसाइट्स में प्रेजेंट हो तो उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका काम कैल्शियम की स्टोरेज है जिसने मसल कॉन्ट्रैक्शन में आगे काम आना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिपैटोसाइट्स में, लिवर में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है क्योंकि लिवर में कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। और एज वी नो कि लिवर में बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स भी होते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज साइटोक्रोम P450 फैमिली ऑफ एंजाइम्स। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऑर्गन्स में पाई जाती है जिनका काम स्टीरॉयड प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनेड्स। एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल प्रोड्यूस करता है और गोनेड्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल प्रोड्यूस करता है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करते हैं एंड इट इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लीव करके गोल्जी अपरेटस के पास आती हैं जहां प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं, और मॉडिफिकेशंस के बाद उनको उनकी फाइनल डेस्टिनेशंस की तरफ भेजा जाता है या उन्होंने सेल से बाहर जाना होता है अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स हो। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लीव करती हैं तो वेसिकल्स की फॉर्म में होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं टू गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस के पास आकर ये फ्यूज हो जाती हैं उसकी मेम्ब्रेन के साथ। फ्यूज होने के बाद ये अपना सारा कंटेंट गोल्जी अपरेटस में रिलीज कर देती हैं।
इधर इनकी मॉडिफिकेशन होती है और मॉडिफिकेशन के बाद ये अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ भेजी जाती हैं। इस पिक्चर में नंबर 6 ऑर्गेनेल गोल्जी apparatus है। गोल्जी apparatus के दो सेक्शंस होते हैं, सिस गोल्जी नेटवर्क और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। जिस नेटवर्क की डायरेक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है उसे सिस गोल्जी नेटवर्क कहते हैं, और जिस नेटवर्क की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसे ट्रांस गोल्जी नेटवर्क कहते हैं। सिस गोल्जी नेटवर्क में सिस फेस होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली वेसिकल्स सिस फेस पर बाइंड होती हैं, और वही प्रोटीन्स जब उन्हें लीव करना होता है तो ट्रांस फेस से एग्जिट करती हैं। सो सिस फेस से मर्ज होती हैं, एंटर होती हैं प्रोटीन्स, और ट्रांस फेस से लीव करती हैं, एग्जिट करती हैं। और एग्जिट करने से पहले इन प्रोटीन्स पर सिग्नल सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं। इन सिग्नल सीक्वेंसेस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये सिग्नल सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि इस प्रोटीन ने सेल से बाहर जाना है या इस प्रोटीन ने सेल के अंदर रहना है। सो ये डिसाइड होता है बाय एडिंग सिग्नल सीक्वेंसेस। सो ये सिग्नल सीक्वेंसेस का मेन पर्पस है टू डिसाइड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ एनी प्रोटीन। अब हम गोल्जी apparatus के अंदर होने वाली कुछ प्रोटीन मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। गोल्जी apparatus में 3 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं। पहली मॉडिफिकेशन एन ओलिगोसैकेराइड्स का एस्पार्जिनिन पर ऐड होना, दूसरी मॉडिफिकेशन ओ ओलिगोसैकेराइड्स का सीरीन और थ्रियोनिन पर ऐड होना, तीसरी मॉडिफिकेशन है मैनोज 6 फॉस्फेट का लाइसोसोमल प्रोटीन्स पर ऐड होना। गोल्जी apparatus में होने वाले प्रोटीन मॉडिफिकेशंस के बहुत से पर्पसेस हैं। ये मॉडिफिकेशन प्रोटीन को डिग्रेडेशन से बचाती है, और ये मॉडिफिकेशन ये भी डिसाइड करती है कि इस प्रोटीन ने आगे कहाँ जाना है, सेल से बाहर जाना है, सेल के अंदर रहना है या किसी ऑर्गेनेल में जाना है। कैसे? बाय एडिंग सिग्नल सीक्वेंस। हमने पहले बात की है, इस सिग्नल सीक्वेंस से ये डिसाइड होता है कि इस स्पेसिफिक प्रोटीन ने आगे कहाँ जाना है। इसके अलावा ये मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स को रिसेप्टर्स के साथ रिकॉग्निशन में भी हेल्प करती हैं। मॉडिफिकेशन होगी तो प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड करेगी, अदरवाइज बाइंड नहीं करेगी। अब हम गोल्जी मॉडिफिकेशंस की डिटेल में बात करते हैं, उन 3 मॉडिफिकेशंस की जिनका हमने पहले जिक्र किया है, एन ओलिगोसैकेराइड, ओ ओलिगोसैकेराइड और मैनोज 6 फॉस्फेट। इन मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करने से पहले हम पहले बेसिक डेफिनेशन ओलिगोसैकेराइड को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ओलिगोसैकेराइड बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स की एक शॉर्ट चेन होती है। अगर चेन लेंथी हो जाए तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगी, लेकिन अगर ये शॉर्ट चेन हो तो उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और इसमें जो सब यूनिट्स होते हैं वो ग्लूकोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो सकता है या गैलेक्टोज हो सकता है। और इधर हम 2 तरह के ओलिगोसैकेराइड्स की बात करेंगे, एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स और ओ-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स। एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स को एन-लिंक्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमीनो एसिड में नाइट्रोजन के साथ जाके बाइंड होते हैं। एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स नाइट्रोजन के साथ बाइंड होंगे इन अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल, जब एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स एस्पार्जिनिन के साथ ऐड होते हैं तो ये उसके एन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। अब अगर हम ओ-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें, इन्हें ओ-लिंक्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाले ओलिगोसैकेराइड्स अमीनो एसिड के ओ एटम के साथ जाके बाइंड होते हैं। दैट्स व्हाई इन्हें ओ-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। इधर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये आएगा, एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स प्रोटीन्स पर ऐड होते हैं ओनली in endoplasmic reticulum, जबकि O-linked oligosaccharides are added to proteins in Golgi apparatus। ये मेन डिफरेंस है N-linked oligosaccharides में और O-linked oligosaccharides में, कि N-linked oligosaccharides ऐड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये किस अमीनो एसिड पे ऐड होगा? एस्पार्जिनिन पे, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होता है। और इसके अलावा इस प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड की कॉम्बिनेशन की फाइनल ट्रिमिंग फाइनल गोल्जी apparatus में होगी, लेकिन ऐड ये प्रोटीन पे कहाँ पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। जबकि ओ-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड ऐड कहाँ पे होगा? इन ओनली इन गोल्जी apparatus। अब हम एक फाइनल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, मैनोज 6 फॉस्फेट की मॉडिफिकेशन की। ये ऐसे प्रोटीन्स पर ऐड की जाती है जिन्होंने लाइसोसोम्स की तरफ जाना होता है। ये प्रोटीन्स एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं। और इधर एक बात को क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसके स्ट्रक्चर पर एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स ऑलरेडी होते हैं, और मैनोज 6 फॉस्फेट जाके एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स के साथ बाइंड होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइज एंजाइम के ऊपर। ये बात बीएनबी ने क्लैरिफाई नहीं की, बस यही लिखती है कि एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम्स हैं और एडेड टू एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे और किस तरह।
जो एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये ऑलरेडी एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम के स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं और इधर मैनोज 6 फास्फेट जाके ऐड हो जाता है और मैनोज 6 फास्फेट के ऐड होने से गोल्गी एपैरेटस के ट्रांसफेज में पैकेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इधर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं प्रोटीन में मैनोज 6 फास्फेट ऐड होगा, मैनोज 6 फास्फेट का मतलब ही यही है कि इस प्रोटीन ने लाइसोसोम्स की तरफ ही जाना है और कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटीन की डेस्टिनेशन लाइसोसोम्स है। ये मैनोज 6 फास्फेट के एडिशन का पर्पस है और इसके एडिशन का मतलब यही है कि भाई इस प्रोटीन ने जाना है तो सिर्फ लाइसोसोम्स की तरफ जाना है। इसी से रिलेटेड हम एक क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करते हैं। आई सेल डिजीज आल्सो नोन एज इंक्लूजन सेल डिजीज। जैसा कि मैंने पहले बात की है, मैनोज 6 फास्फेट एक प्रोटीन एंजाइम पे ऐड होगा तो उस एंजाइम ने आगे जाके लाइसोसोम की तरफ जाना है। अगर मैनोज 6 फास्फेट ना हुआ ऐड तो उसने लाइसोसोम की तरफ नहीं जाना। इस आई सेल डिजीज में मैनोज 6 फास्फेट लाइसोसोमल प्रोटीन पे ऐड नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रोटीन या एंजाइम लाइसोसोम की तरफ जाता ही नहीं, ये सेल से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है और ये अक्सर ब्लड और यूरिन में पाया जाता है। मैनोज 6 फास्फेट के लाइसोसोमल प्रोटीन पर ऐड ना होने की ये वजह है कि एक एंजाइम जो कि ये प्रोसेस फैसिलिटेट करता है मिसिंग होता है। उसका नाम है N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइनाइल 1 फास्फोट्रांसफरेज। अगर ये एंजाइम मिसिंग होगा तो मैनोज 6 फास्फेट बाइंड नहीं करेगा हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ और हाइड्रोलेजिस लाइसोसोम्स की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस ऐड अप होते रहेंगे। इसीलिए आई सेल डिजीज में लाइसोसोम्स में इंक्लूजन्स पाई जाती हैं ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की, और इसके साथ ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी हाइड्रोलेजिस एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इनके साथ मैनोज 6 फास्फेट ऐड हो जाता तो ये लाइसोसोम की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि मैनोज 6 फास्फेट ऐड नहीं हुआ था इनके साथ तो ये सेल से बाहर एक्सक्रीट हो गए और ब्लड और यूरिन में चले गए। अब हम एंडोसोम्स की बात करते हैं। एंडोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं। जब कभी एंडोसाइटोसिस होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनर्जाइनेट होके उन मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेती है और उसके बाद पिंच ऑफ हो जाती है और पिंच ऑफ होकर एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट बना लेती है जिसमें के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें उसने सराउंड किया होता है। इस स्ट्रक्चर को एंडोसोम्स कहते हैं। ये एंडोसाइटोसिस का रिजल्ट होते हैं। एंडोसाइटोसिस 3 तरह की होती है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में रिसेप्टर्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जिन्हें लाइगेंड्स कहते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं और उनको कोटेड वेसिकल्स में सराउंड कर लेते हैं। और एक छोटी सी याद रखने वाली बात यह है कि ये रिसेप्टर्स कोटेड पिट्स में लोकेटेड होते हैं। अब पिनोसाइटोसिस की बात करें, पिनोसाइटोसिस में सेल लिक्विड ड्रॉपलेट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंजेस्ट करता है। फेगोसाइटोसिस की बात करें तो सेल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है। फेगोसाइटोसिस में सेल सूडोपॉड्स एक्सटेंड करता है। ये सेल प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को एंट्रैप करती हैं और सेल इंजेस्ट करता है। फेगोसाइटोसिस डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इम्प्लाई करते हुए इम्यून डिफेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। हमने एंडोसाइटोसिस की तीनों टाइप्स की बात कर ली। अब इन एंडोसाइटोसिस के रिजल्ट में एंडोसोम्स बनते हैं। अक्सर ये एंडोसोम्स जाके लाइसोसोम से जाके फ्यूज हो जाते हैं और अपना सारा कंटेंट लाइसोसोम में रिलीज कर देते हैं और लाइसोसोम इन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है ये एंडोसोम्स जाके सेल मेम्ब्रेन की एक और पार्ट के साथ जाके बाइंड करके अपना सारा मटेरियल वहां से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं। अब हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं। लाइसोसोम्स में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। अबाउट pH इज अबाउट 4.8 और लाइसोसोम्स में बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं 40+ टाइप्स के। और हमने पीछे पढ़ा है कि ये एंजाइम्स बनते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इन पर मैनोज 6 फास्फेट ऐड होता है तो ये लाइसोसोम्स में आ जाते हैं। मैं ये बात बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड रहे और सारा कॉन्सेप्ट माइंड में रहे। ओके, अब इन्हें एसिड हाइड्रोलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एसिड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसलिए इन्हें एसिड, और क्योंकि इन्हें वाटर चाहिए होता है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट। वाटर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन सबस्ट्रेट, इसलिए हाइड्रोलेज। दैट्स व्हाई फुल नेम एसिड हाइड्रोलेज। इनका मेन फंक्शन सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करना है। ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इनकी ब्रेक डाउन से सिंपल कंपाउंड्स बनाकर उन्हें सेल में वापस भेजते हैं।
इसलिए अगर लाइसोसोम्स में एंजाइम्स डेफिशिएंसी होगी, जैसा कि हमने आई सेल डिजीज में देखा है, तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस होंगी, जैसा कि आई सेल डिजीज जो कि हमने पहले देखी है। अब हम पेरोक्सिसोम्स की बात करते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। पेरोक्सिसोम्स के एंजाइम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट कर सकते हैं, दैट्स वाई इस ऑर्गेनेल को पेरोक्सिसोम कहते हैं। पेरोक्सिसोम का एक इम्पोर्टेंट एंजाइम कैटालेज है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हुए बहुत से सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। पेरोक्सिसोम लिवर सेल्स में बहुत से सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। इसके अलावा ये एथनॉल को भी मेटाबोलाइज करता है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है और इसे माइनर पाथवे भी कहते हैं। पेरोक्सिसोम्स फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन भी करते हैं। इवन दो बीटा ऑक्सीडेशन करना माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल है, बट पेरोक्सिसोम्स भी कुछ ना कुछ बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। फर्क माइटोकॉन्ड्रिया की बीटा ऑक्सीडेशन और पेरोक्सिसोम्स की बीटा ऑक्सीडेशन में ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया छोटे फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, जबकि पेरोक्सिसोम्स लॉन्गर फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। ये इनमें मेजर डिफरेंस है। और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर रोल है बीटा ऑक्सीडेशन करना। पेरोक्सिसोम्स भी इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये मेन जॉब माइटोकॉन्ड्रिया की है। अब हम प्रोटियोसोम्स की बात करते हैं। प्रोटियोसोम्स का मेन फंक्शन मिसशेप्ड या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। इनका स्ट्रक्चर बैरल शेप्ड होता है। ये बहुत से प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो कि बहुत से प्रोटीन सब यूनिट से बने होते हैं। इनको फंक्शन करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। प्रोटियोसोम्स का मैकेनिज्म ये है कि ये ऐसे प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं जिनको यूबिक्विटिन मार्क करता है। यूबिक्विटिन मार्क करता है कि इन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करना है। यूबिक्विटिन एक छोटी सी प्रोटीन होती है। इसका मेन फंक्शन मार्क कर देगा एक डैमेज, मिसफोल्डेड या मिसशेप प्रोटीन को। जैसी प्रोटीन्स टैग होंगी यूबिक्विटिन से, प्रोटियोसोम्स उन्हें पिक करके डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर हम एक क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करते हैं। इधर हम पार्किंसंस डिजीज को डिस्कस करते हैं। बहुत इजी सा मैकेनिज्म है। जैसा कि हमने देखा है, यूबिक्विटिन मार्क करेगा और प्रोटियोसोम डिस्ट्रॉय कर देगा प्रोटीन को। लेकिन पार्किंसंस डिजीज में यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स मिसफोल्डेड होती है, मिसशेप्ड होती हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और ये प्रोटीन्स ऐड अप होती रहती है न्यूरॉन्स में। जब ये प्रोटीन्स ऐड अप होती रहेंगी न्यूरॉन्स में, तो इस टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से, इस टॉक्सिक बिल्डअप की वजह से पार्किंसंस डिजीज हो जाएगी। पार्किंसंस के और भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दिस इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स। अब हम सीक्रेटरी पाथवेज की बात करते हैं। सीक्रेटरी पाथवेज उन स्टेप्स को कहा जाता है जिनको फॉलो करते हुए सबसे पहले प्रोटीन्स ट्रांसलेशन के थ्रू साइटोसोल में बनती हैं, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती हैं, उसके बाद गोल्जी अपरेटस में जाती हैं, उसके बाद गोल्जी अपरेटस को एग्जिट करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सोसाइटोसिस करके सेल से बाहर सीक्रेट हो जाती हैं। सीक्रेटरी पाथवे डिपेंड करता है सिग्नल सीक्वेंस पे। सिग्नल सीक्वेंस उन प्रोटीन्स पर पाया जाता है जिन्होंने सीक्रेटरी पाथवे को फॉलो करना होता है, और ये सिग्नल सीक्वेंस फ्री राइबोसोम्स को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ पुल करता है। ये कैसे करता है, ये मैकेनिज्म भी अभी हम देखते हैं। जब भी राइबोसोम कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा होता है, अगर उस प्रोटीन पे सिग्नल सीक्वेंस हो तो वो पूरा का पूरा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूव कर जाता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से अटैच होगा और न्यू फॉर्म प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में चला जाएगा। सिग्नल सीक्वेंसेस एक्चुअली शॉर्ट प्रोटीन्स होती हैं और ये अमाइनो एसिड के एन टर्मिनल पर पाई जाती हैं। इनका मेन फंक्शन प्रोटीन राइबोसोम्स के कॉम्प्लेक्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ डायरेक्ट करना होता है, उनकी तरफ भेजना होता है। सिग्नल सीक्वेंसेस किस तरह राइबोसोम प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को भेजते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, इसका भी एक मैकेनिज्म है, शॉर्ट से वर्ड्स में बताता हूँ। साइटोसोल में एसआरपीज फ्रीली अवेलेबल होते हैं। SRP मीन्स सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स एक्चुअली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं और ये साइटोसोल्स में ऑल टाइम प्रेजेंट होते हैं। इन्हें जहाँ कहीं भी सिग्नल सीक्वेंस नजर आता है प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स पर, ये उस प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को मूव करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भेज देते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही क्यों भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे SRP रिसेप्टर होता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाया जाता है। इसलिए जब कभी भी प्रोटीन बनेगा और उस पर अगर सिग्नल सीक्वेंस होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा SRP से,
और एसआरपी उसे पिक करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भेज देगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर एसआरपी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इधर एसआरपीज अपने एसआरपी रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाएगी, अंदर शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक कोटेड वेजिकल्स है। सेल की बहुत सी वेजिकल की सरफेस पर प्रोटीन कोट होता है। ये प्रोटीन कोट तब आता है जब ये वेजिकल्स पिंच ऑफ होती है मेम्ब्रेन से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पिंच ऑफ होके आ सकती है, किसी और ऑर्गेनेल से पिंच ऑफ होके बन सकती हैं। सो इनकी सरफेस पर प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन कोट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये सिक्रेटरी पाथ में भी रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा सेल सरफेस से टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ सेल भी मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। यूजुअली 3 टाइप्स के प्रोटीन कोट्स होते हैं, क्लैथरिन प्रोटीन कोट्स, COP1 और COP2 प्रोटीन कोट। पहले हम क्लैथरिन कोटेड वेजिकल्स की बात करते हैं। ये वेजिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गोल्गी एपैरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती हैं, और ये ऐसे वेजिकल्स में भी पाए जाते हैं जो कि एंडोसोम्स की तरफ और उनसे अवे जाते हैं। और इनका सबसे मेजर रोल ये है कि ये ऐसी वेजिकल्स में भी पाए जाते हैं जो कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करती हैं। सो क्लैथरिन कोटेड वेजिकल्स के 3 मेन रोल हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गोल्गी एपैरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट, और ऐसी वेजिकल्स में प्रेजेंस जो कि एंडोसोम्स की तरफ और एंडोसोम्स से अवे जाती हैं, और थर्ड वन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में भी इनका मेजर रोल है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की इस फॉर्म में रिसेप्टर कोटेड पिट में लोकेटेड होता है और ये लाइगेंड से बाइंड करता है, इन्विजाइनेशन होती है और एक वेजिकल बन जाती है जो कि लाइगेंड को सराउंड करती है, और ये वेजिकल साइटोप्लाज्म में मूव करती है। इनकी हम 2 एग्जांपल्स की बात करते हैं। LDL अपने LDL रिसेप्टर से बाइंड करता है और ये क्लैथरिन कोटेड वेसिकल में सराउंडेड होता है और ये सेल के अंदर मूव कर सकता है। इसी तरह ग्रोथ फैक्टर भी अपने ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और ये फिर क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स के थ्रू एंडोसाइटोज होते हैं और सेल में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब हम बाकी 2 वेसिकल्स की बात करते हैं जो कि COP1 और COP2 प्रोटीन्स के साथ कोटेड होती हैं। COP1 वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट को रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं क्योंकि ये गोल्गी एपैरेटस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ट्रांसपोर्ट करती हैं। रेट्रोग्रेड इसलिए क्योंकि बैकवर्ड मूवमेंट है। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स को जाना चाहिए गोल्गी की तरफ, लेकिन इस केस में गोल्गी से वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ प्रोटीन जा रही हैं। सो ये ट्रांसपोर्ट रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अब हम COP2 वेसिकल्स की बात करते हैं। ये वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपैरेटस की तरफ प्रोटीन्स को लेकर जाती हैं, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी की तरफ लेके जाती हैं। दैट्स वाई इस ट्रांसपोर्ट को एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो दीज आर COP1 एंड COP2 वेसिकल्स। और हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो देखने के बाद वो क्विज भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस इसी लेक्चर में से ही होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ओके देन सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।